नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एचएससी एग्जाम प्रिपरेशन पर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे जो हरियाणा पुलिस के लिए जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो सीआरपीसी व आईपीसी की जो धाराएं रहेंगी, जैसे परीक्षा में 10 से 12% जरूर पूछे जाएंगे। आज हम उन सभी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा जो हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 था, उसके बारे में कल हमने चर्चा की थी। जो हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 था उसे राष्ट्रपति के द्वारा 28 मई 2008 को मंजूरी दी गई थी और 1 नवंबर 2008 को संपूर्ण हरियाणा में जो हरियाणा अधिनियम 2007 था उसे लागू कर दिया गया था। उसके बाद बाकी दोस्तों उसके अंदर जो अध्याय थे, अध्याय रहेंगे उसके अंदर 10 और जो धाराएं रहेंगी 96। और आज हम चर्चा करेंगे जो हरियाणा पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट सीआरपीसी व आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं रहेंगी, इनकी स्थापना के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सीआरपीसी की। सीआरपीसी सबसे पहले तो बात यही रहेगी कि सीआरपीसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी। सीआरपीसी की फुल फॉर्म रहेगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तो सीआरपीसी का क्या कार्य होता है? सीआरपीसी का कार्य होता है जो दंड वगैरह का उल्लेख किया गया है, जो हरियाणा पुलिस के लिए जिस भी चीज का, जो क्राइम का जो भी मुकदमा होगा, जो भी मामले होंगे, सबका उल्लेख सीआरपीसी की जो धाराएं रहेंगी उनके अंदर किया गया है। सीआरपीसी का गठन कब किया गया था? जो सीआरपीसी थी, सीआरपीसी की स्थापना 1973 में की गई थी। सीआरपीसी की स्थापना 1973 के अंदर की गई थी और जो स्थापना की गई थी, सीआरपीसी की स्थापना की गई थी 1973। और ये बताइए कि जो सीआरपीसी थी ये लागू कब की गई थी? तो जो सीआरपीसी थी ये लागू की गई थी 1 अप्रैल 1974 को। 1 अप्रैल 1974 को। ये प्रश्न परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा साथियों कि जो हरियाणा पुलिस जो सीआरपीसी की धारा कब लागू की गई थी? सीआरपीसी लागू की गई थी 1 अप्रैल 1974। 1 अप्रैल 1974 को लागू करने के बाद इसके अंदर कुल कितने अध्याय थे? इसके अंदर कुल अध्याय रहेंगे 37 अध्याय रहेंगे। कितने अध्याय रहेंगे साथियों? कुल अध्याय कितने रहेंगे साथियों? कुल अध्याय रहेंगे इसके अंदर 37। और कुल धाराएं पूछ जा सकते हैं, कुल धाराएं कितनी रहेंगी? सीआरपीसी के अंदर कुल 484 धाराओं का उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी के अंतर्गत कुल 484 धाराओं का उल्लेख किया गया है और कुल अध्याय रहेंगे 37 अध्यायों का वर्णन सीआरपीसी के अंतर्गत किया गया है। तो उसके बाद आगे बात करते हैं जो ये संशोधन, इसके अंदर कुल कितने संशोधन किए गए हैं? इसके अंदर कुल संशोधन किए गए हैं सीआरपीसी के अंतर्गत कुल संशोधन किए गए हैं 18 संशोधन कितने रहेंगे साथियों? 18 संशोधन सीआरपीसी के अंतर्गत किए गए हैं। सीआरपीसी की स्थापना 1973 को की गई थी और यह 1 अप्रैल 1974 को हरियाणा में लागू कर दी गई थी। और इसके अंदर कुल अध्याय रहेंगे 37 अध्याय और धाराएं रहेंगी 484। और जो सीआरपीसी है कुल संशोधन 18 संशोधन किए जा चुके हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं साथियों सीआरपीसी के अंतर्गत जो मामले आते हैं, वे कौन से मामले आते हैं? वे आते हैं समन मामले व दूसरे मामले रहेंगे वारंट मामले। सीआरपीसी 1973 के अंतर्गत 2 मामले आते हैं, समन मामले व वारंट मामले। समन मामले कौन से होते हैं? समन मामले वह मामले होते हैं जिनके अंदर जो सजा होती है 2 वर्ष से कम सजा का उल्लेख किया गया है समन मामले में, और 2 वर्ष से जो ज्यादा सजा होगी वो रहेगी वारंट मामलों में। यानी कि जो 2 वर्ष से अधिक की जो सजा होगी उसका उल्लेख किया गया है साथियों वारंट मामले में, और जो 2 साल तक की सजा है, 2 साल के बराबर की जो सजा होगी उसका उल्लेख किया गया है समन मामले में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे रहेंगे सीआरपीसी के जो प्रमुख अध्याय थे, हमने पढ़े थे। सीआरपीसी के अंतर्गत कुल 37 अध्याय थे। उसके बाद जो सीआरपीसी के जो प्रमुख अध्याय रहेंगे उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। सीआरपीसी के अध्याय, जो सीआरपीसी का पहला अध्याय रहेगा उसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है? सीआरपीसी के पहले अध्याय के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में उल्लेख किया गया है। यानी कि सीआरपीसी का जो पहला अध्याय रहेगा उसके अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है? व्यक्तियों की गिरफ्तारी। जो व्यक्तियों की गिरफ्तारी है उसका उल्लेख सीआरपीसी के किस अध्याय में किया गया है? सीआरपीसी का जो पहला अध्याय रहेगा व्यक्तियों की गिरफ्तारी सीआरपीसी के पहले अध्याय के तहत की जाती है। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा हमारा अध्याय 6।
अध्याय 6 में किस चीज का वर्णन किया गया है? अध्याय 6 में यदि कोई जो दोषी व्यक्ति है उसे हाजिर होने के लिए मजबूर किया जाता है, वो रहेगा अध्याय 6 में। यानी कि दोषी व्यक्ति को हाजिर होने के लिए मजबूर करना, हाजिर होने के लिए, हाजिर होने के लिए मजबूर करना, हाजिर होने के लिए मजबूर करना, ये रहेगा सीआरपीसी के अध्याय 6 में। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 7। क्या रहेगा साथियों? अध्याय 7। अध्याय 7 में किस चीज का वर्णन किया गया है? जो हमारे दस्तावेज साक्ष्य होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको पेश करने का आदेश, यानी कि दस्तावेज पेश करने का आदेश है। सीआरपीसी के अध्याय 7 में क्या गया है? दस्तावेज पेश करने के आदेश, दस्तावेज पेश करने के आदेश रहेंगे सीआरपीसी के अध्याय 7 है। जो सीआरपीसी के अंदर समन मामले होते हैं, समन मामले में होते हैं जिनके अंदर सजा 2 साल या 2 साल से कम होती है। वारंट मामले वो होते हैं जिनके अंतर्गत सजा 2 साल से अधिक सजा का प्रावधान है। उसके बाद आगे रहेंगे सीआरपीसी का पहला अध्याय व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में, और छठा अध्याय रहेगा हाजिर होने के लिए मजबूर करना, और 7वां अध्याय रहेगा दस्तावेज पेश करने के आदेश। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा 8वां अध्याय। 8वां अध्याय क्या रहेगा? 8वें अध्याय में रहेगा शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड बनवाना, यानी कि शांति बनाए रखने के लिए दोषी से शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड बनवाया जाता है। इसका उल्लेख किया गया है सीआरपीसी के अध्याय 8 में। शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड बनवाना, बॉन्ड का मीनिंग आप समझ सकते हैं, यानी कि फॉर्म भी हम कह सकते हैं, यानी कि बॉन्ड, पुलिस की लैंग्वेज में से बॉन्ड बोला जाएगा। यानी कि अध्याय 8 में शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड बनवाने का उल्लेख है, इस अध्याय में किया गया है। ये किया गया है साथियों अध्याय 8। उसके बाद अगला अध्याय आएगा साथियों अध्याय 9। क्या आएगा साथियों? अध्याय 9। अध्याय 9 में किस चीज का उल्लेख किया गया है? अध्याय 9 में साथियों पति व माता पिता के लिए पोषण के आदेश दिए गए हैं। यानी कि व्यक्ति को अपने माता पिता व पत्नी के लिए जो पोषण का कर्तव्य होगा वो पुरुष का ही होगा। इसका वर्णन किया गया है अध्याय 9। यानी कि पत्नी व माता पिता के लिए पोषण के आदेश, माता पिता के लिए भरण पोषण के आदेश, भरण पोषण के आदेश। परीक्षा में प्रश्न ये पूछ रहा है कि आईपीसी के किस अध्याय में पत्नी व माता पिता के भरण पोषण का उल्लेख किया गया है? तो वो रहेगा सीआरपीसी के अध्याय 9 के अंतर्गत माता पिता व पत्नी के भरण पोषण का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 10 लोक शांति कायम रखने के लिए। अध्याय 10 किस चीज के लिए रहेगा? लोक शांति कायम रखने के लिए रहेगा अध्याय 10। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 12। अध्याय 12 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? अन्वेषण की शक्तियां, यानी कि अन्वेषण की शक्तियों का उल्लेख किया गया है सीआरपीसी के अध्याय 12 में। अध्याय 12 के बाद अगला अध्याय रहेगा साथियों हमारा अध्याय 33 जमानत से संबंधित शक्तियां। जो अध्याय 33 रहेगा, अध्याय 33 में किस चीज का वर्णन किया गया है? जमानत से संबंधित जो शक्तियां होती हैं, जमानत से संबंधित शक्तियों का उल्लेख किया गया है साथियों अध्याय सीआरपीसी के अध्याय 33 में। जो सीआरपीसी के अध्याय पहला था, अध्याय पहले व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में उल्लेख किया गया था। अध्याय 6 में हाजिर होने के लिए मजबूर करने का आदेश, और अध्याय 7 दस्तावेज पेश करने के लिए आदेश दिया गया है। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 9 पति व पत्नी और माता पिता के लिए भरण पोषण का आदेश दिया गया है। अध्याय सीआरपीसी के अध्याय 9 और अध्याय 10 में रहेगा लोक शांति कायम रखने के लिए, और अध्याय 12 रहेगा अन्वेषण के लिए, और अध्याय 33 रहेगा जमानत से संबंधित जो शक्तियां होती हैं उनका वर्णन किया गया है अध्याय 33। और अध्याय 8 में रहेगा शांति कायम रखने के लिए बॉन्ड बनवाने का वर्णन किया गया है अध्याय 8। सीआरपीसी, इसके बाद हम आगे बात करेंगे साथियों सीआरपीसी की जो प्रमुख धाराएं रहेगी जो बार-बार परीक्षा में पूछी गई हैं और जो आगे भी पूछ जा सकने की संभावना रहेगी, अब हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि सीआरपीसी की मुख्य धाराएं। सीआरपीसी के अंतर्गत 484 धाराओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले
सीआरपीसी के अंतर्गत बात आती है एफआईआर की। एफआईआर का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 154, यानी कि सीआरपीसी की धारा 154, सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर का जिक्र किया गया है। और एफआईआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी साथियों? एफआईआर की फुल फॉर्म भी पूछ जा सकती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये भी परीक्षा में पूछी जा सकती है साथियों। एफआईआर की फुल फॉर्म रहेगी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। उसके बाद आगे बात करते हैं, जो पुलिस जो कार्यवाही करती है उसका उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है? यानी कि धारा 100, धारा 100 के अंतर्गत किस चीज का वर्णन किया गया है? पुलिस की कार्यवाही का वर्णन किया गया है धारा 100 के अंतर्गत, यानी कि पुलिस की कार्यवाही, जो पुलिस की कार्यवाही का वर्णन किया गया है धारा सीआरपीसी की धारा 100 के अंतर्गत पुलिस की कार्यवाही का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा साथियों धारा 50, क्या रहेगा? धारा 50, धारा 50 के अंतर्गत जमानत व गिरफ्तारी के आधार, यानी कि जो जमानत व गिरफ्तार जो आदमी है उसके लिए जो मामले की जो छानबीन की जाएगी वो धारा 50 के अंतर्गत जमानत व गिरफ्तार व्यक्ति के लिए आदेश जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं धारा 50 के अंतर्गत। उसके बाद आगे रहेगी धारा 51, क्या रहेगी साथियों? धारा 51 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी साथियों, परीक्षा में जरूर पूछ जा सकने की संभावना रहेगी। धारा 51 के अंतर्गत जो गिरफ्तार व्यक्ति है जो जेल वगैरह से बाहर गया होगा उसकी तलाशी का उल्लेख किया गया है, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी का उल्लेख किया गया है धारा 51 के तहत। धारा 51 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जो तलाश की जाएगी उसका उल्लेख किया गया है धारा 57 के तहत किया गया गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी का उल्लेख। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 54, क्या रहेगी साथियों? धारा 54। जैसे कि किसी कोई अपराधी को कोर्ट वगैरह में ले जाया जाता है तो उसके लिए जो मेडिकल जांच करवाई जाती है उसका उल्लेख रहेगा धारा 54 में, क्या रहेगा? कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल, यानी कि कोई भी अपराधी होता है उसे कोर्ट में ले जाने से पहले उसका जो मेडिकल जांच है, मेडिकल जांच की जाती है कोर्ट जाने से पहले, कोर्ट ले जाने से पहले, कोर्ट ले जाने से पहले मेडिकल, इसका उल्लेख किया गया है। सीआरपीसी की जो धारा 54 रहेगी कोर्ट ले जाने से पहले इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली धारा रहेगी साथियों 54 के बाद अगली धारा रहेगी धारा 57, कौन सी रहेगी साथियों? धारा 57। जैसे कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके सामने 24 घंटे में किसी गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करने के लिए आदेश होते हैं तो इसका वर्णन किया गया है धारा 57 के अंतर्गत। धारा 57 में क्या किया गया है? 24 घंटे में पेश, यानी कि कोई भी गिरफ्तार व्यक्ति है उसे 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होगा, इसका वर्णन किया गया है सीआरपीसी की धारा 57 में। क्या किया गया साथियों? धारा 57 में। सॉरी दोस्तों, ये रहेगा धारा 51। धारा 51 में रहेगा गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी, यानी गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी किस धारा के तहत की गई है? धारा 51 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा धारा 167, क्या रहेगा साथियों? धारा 167 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी सारी। धारा 167 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? धारा 167 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को रिमांड के अंदर पुलिस ले सकती है, यानी गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जो रिमांड का जो गिरफ्तार व्यक्ति का रिमांड, गिरफ्तार व्यक्ति का जो रिमांड का उल्लेख है वो किस धारा में किया गया है? गिरफ्तार व्यक्ति के रिमांड का उल्लेख किया गया है सीआरपीसी की धारा 167 के तहत। उसके बाद 167 के बाद अगली धारा रहेगी साथियों हमारी धारा 173, क्या रहेगी साथियों? धारा 173। धारा 173 के अंतर्गत क्या किया गया है? धारा 173 के अंतर्गत किसी भी अपराधी को कोर्ट में जो अंत में जाने के बाद जो चालान भरा जाता है उसका उल्लेख किया गया है, यानी कि अंत में कोर्ट चालान, अंत में जो कोर्ट में चालान भरवा जाता है उसका उल्लेख किया गया है साथियों धारा 173 के अंतर्गत। अंत में कोर्ट में चालान का उल्लेख किया गया है। उसके बाद अगली धारा रहेगी साथियों 357। धारा 357
सीआरपीसी की धारा 357 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? धारा 357 के अंतर्गत पीड़ित, कोई भी जो व्यक्ति पीड़ित है उसे अर्जाने का उल्लेख किया गया है, यानी कि पीड़ितों को अर्जाना, पीड़ितों को अर्जाना, पीड़ितों को अर्जाना। धारा 357 के तहत पीड़ितों को अर्जाना का उल्लेख किया गया है। और इसी से संबंधित धारा रहेगी धारा 357 बी। कौन सी रहेगी साथियों? धारा 357 बी। धारा 357 बी के तहत रेप पीड़िता को अर्जाना, यानी कि जो रेप पीड़िता के लिए जो अर्जाना देती है सरकार, उसका उल्लेख किया गया है सीआरपीसी की धारा 357 बी। रेप पीड़िता को अर्जाना, रेप पीड़िता को अर्जाना 357 बी में उल्लेख रहेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा था एफआईआर। एफआईआर का उल्लेख किस धारा में रहेगा? सीआरपीसी की धारा 154 के तहत एफआईआर का जिक्र रहेगा। और एफआईआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी साथियों? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 100, पुलिस की जो कार्यवाही करती है उसका वर्णन है धारा 100 में। और उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 50 है। धारा 50 के अंतर्गत जमानत व गिरफ्तार व्यक्ति के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं उनका वर्णन रहेगा। उसके बाद आगे धारा 51, धारा 51 में गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी के उल्लेख बताए गए हैं। धारा 51 के बाद आगे धारा रहेगी धारा 54, जो कोर्ट ले जाने से पहले जो भी किसी अपराधी का मेडिकल चेकअप किया जाता है उसका वर्णन रहेगा धारा 54 में। और धारा 57 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे में पेश करने के आदेश दिए गए। धारा 57 के बाद अगली धारा रहेगी धारा 167। धारा 167 के तहत जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसे रिमांड पर ले जाने के लिए जो निर्देश जारी किए गए हैं धारा 167 के तहत। उसके बाद आगे धारा रहेगी साथ ही धारा 357। धारा 357 के तहत जो भी पीड़ित व्यक्ति को जो अर्जाना दिया जाता है, पीड़ितों को अर्जाना का उल्लेख किया गया है धारा 357। और धारा 357 बी में रेप पीड़िता के उल्लेख का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे साथियों, जो इंडियन पैनल कोड, जो आईपीसी की प्रमुख धाराएं रहेंगी उनके बारे में। ये थी जो सीआरपीसी जो महत्वपूर्ण धाराएं थी। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी की प्रमुख धाराओं के बारे में। आगे बात करेंगे साथियों इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी के बारे में। जो आईपीसी है, आईपीसी से परीक्षा में जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। हरियाणा पुलिस के लिए जो अहम रोल अदा करने के लिए जो 20 नंबर का जो कंसेप्ट बताया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा, सीआरपीसी, हरियाणा पुलिस अधिनियम व इंडियन पैनल कोड से, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इंडियन पैनल कोड यानी कि आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं रहेंगी उनके बारे में। जो आईपीसी है, आईपीसी का गठन सबसे पहले कब किया गया था? आईपीसी का गठन 1860 लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1860 में सबसे पहले लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1860 में अधिनियम 45 के तहत आईपीसी की धारा जो इंडियन पैनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता का उल्लेख सबसे पहले 1860 में भारतीय दंड संहिता की स्थापना अधिनियम 45 के तहत लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी। जो उसके बाद आगे रहेगा जो आईपीसी की वो तैयार कब की गई थी, यानी कि जिसकी परमानेंट डेट होती है 6 अक्टूबर 1860 को जो आईपीसी की धारा ये बना दी गई थी, यानी कि 6 अक्टूबर 1860 को आईपीसी बना दी गई थी। उसके बाद लागू कब की गई थी? जो आईपीसी थी जो बनने के 2 साल बाद यानी कि 1 जनवरी 1862 को, ये पूछ रहा है कि आईपीसी लागू कब की गई थी? 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड आईपीसी 1 जनवरी 1862 को लागू की गई थी। उसके बाद आगे रहेगा इसके अंदर कुल कितने अध्याय रहेंगे? तो कुल अध्याय रहेंगे आईपीसी के अंतर्गत कुल अध्याय रहेंगे 23। कुल अध्याय रहेंगे साथियों 23। और कुल अध्याय के बाद आगे बात करते हैं। कुल अध्याय के बाद आगे रहेगा कुल धाराएं। कुल धाराएं कितनी रहेंगी? कुल धाराएं रहेंगी 511। और सीआरपीसी के अंतर्गत धाराएं रहेंगी 484। कुल धाराएं कितनी रहेंगी? कुल धाराएं रहेंगी साथियों 511। और कुल संशोधन पूछ जाएगी अब तक की आईपीसी के अंतर्गत कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो संशोधन रहेंगे 77 संशोधन। कुल संशोधन आईपीसी के अंतर्गत अब तक कुल 77 का संशोधन किया जा चुका है। और जो आईपीसी की जो धाराएं रहेंगी आईपीसी के अंतर्गत कुल 511 धाराओं का उल्लेख किया गया है और कुल 23 अध्याय का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा अध्याय 3। कौन सा रहेगा साथियों? अध्याय 3। अध्याय
3। अध्याय 3 के अंतर्गत किस चीज का वर्णन किया गया है? अध्याय 3 के अंतर्गत पुलिस की सजा का वर्णन किया गया है। यानी कि अध्याय 3 के अंतर्गत बात करें तो आईपीसी के अध्याय 3 के अंतर्गत सजा का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा अध्याय 5। क्या रहेगा साथियों? अध्याय 5। अध्याय 5 के अंदर किस चीज का वर्णन किया गया है? अध्याय 5 के अंदर किया गया है साथियों दुष्प्रेरण का उल्लेख। दुष्प्रेरण का मीनिंग होता है उकसाना। यदि आपको कोई बहला फुसलाकर या उकसा कर कोई अगर आपको कोई अपराध करवाता है तो उसका उल्लेख किया गया है अध्याय 5 के अंदर, आईपीसी के अध्याय 5 के अंदर। उसके बाद आगे आता है अध्याय 5 के, यानी कि जो 5 का कह रहेगा उसके अंदर किस चीज का उल्लेख किया गया है? उसके अंदर उल्लेख किया गया साथियों षड्यंत्र का। यानी कि कोई व्यक्ति षड्यंत्र के द्वारा कोई षड्यंत्र रच रहा है किसी के खिलाफ तो उसका उल्लेख किया गया है अध्याय 5 में। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 8। क्या रहेगा साथियों? अध्याय 8। अध्याय 8 के अंतर्गत क्या किया गया है? अध्याय 8 के अंतर्गत लोक शांति के विरुद्ध अपराध, यानी कि लोक शांति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है तो उसके लिए धारा। अब अध्याय 8 का वर्णन किया गया लोक शांति के विरुद्ध अपराध। लोक शांति के विरुद्ध अपराध, लोक शांति के विरुद्ध अपराध का वर्णन आईपीसी की धारा 8 के आईपीसी के अध्याय 8 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा हमारा अध्याय 11। क्या रहेगा साथियों? अध्याय 11। अध्याय 11 के अंदर किस चीज का वर्णन रहेगा? मिथ्या साक्ष्य, यानी कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर झूठा दोष लगाता है उसका वर्णन रहेगा आईपीसी के अध्याय 11 में। यानी कि मिथ्या साक्ष्य का उल्लेख धारा अध्याय 11 के अंतर्गत किया गया है। मिथ्या साक्ष्य व लोक न्याय के विरुद्ध अपराध भी हम इसे बोल सकते हैं। अध्याय 11 के बाद अगला अध्याय रहेगा हमारा अध्याय 16। क्या रहेगा साथियों? अध्याय 16। अध्याय 16 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध, यानी कि मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध। जैसे किसी ने किसी के ऊपर जो तेजाब फेंकने के लिए जो अपराध किया है, मानव शरीर पर जो असर डालने वाले अपराध हैं, मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध, मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध रहेंगे अध्याय 16 के अंतर्गत। अध्याय 16 के बाद आगे पढ़ेंगे साथियों अध्याय 17। कौन सा रहेगा? अध्याय 17। अध्याय 17 के अंतर्गत क्या रहेगा? संपत्ति के विरुद्ध अपराध। संपत्ति के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध। तो दोस्तों आईपीसी की स्थापना 6 अक्टूबर 1860 को लॉर्ड मैकाले के अधिनियम 45 के द्वारा की गई थी और यह लागू कब की गई थी? 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू की गई थी। इसके अंदर कुल अध्याय रहेंगे 23 व कुल धाराएं रहेंगी 511 और अब तक आईपीसी के अंतर्गत कुल 77 संशोधन किया जा चुका है। तो उसके बाद जो अध्याय पढ़े थे हमने, सबसे पहले पढ़ा था साथियों अध्याय 3। अध्याय 3 के अंतर्गत सजा का उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 के बाद अगला अध्याय रहेगा अध्याय 5, यानी कि दुष्प्रेरण या उकसाना का उल्लेख किया गया है। कोई व्यक्ति किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है, उसके साथ दुष्प्रेरण करता है, इसका उल्लेख किया गया है अध्याय 5। वह अध्याय 5 के में किस चीज का उल्लेख किया गया है? अध्याय 5 के अंतर्गत षड्यंत्र का उल्लेख किया गया है। अध्याय 5 के बाद आगे रहेगा साथियों अध्याय 8, यानी कि लोक शांति के विरुद्ध अपराध। लोक शांति के विरुद्ध अपराध का वर्णन किया गया है अध्याय 8। अध्याय 8 के बाद आगे रहेगा अध्याय 11, यानी कि मिथ्या साक्ष्य, किसी के बारे में कोई झूठे साक्ष्य देना या लोक न्याय के विरुद्ध अपराध रहेंगे अध्याय 11 के अंतर्गत। अध्याय 11 के बाद आगे रहेगा अध्याय 16। अध्याय 16 के अंतर्गत मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध, जैसे कोई व्यक्ति किसी को तेजाब फेंकने का कार्य करता है तो उससे शरीर के ऊपर जो असर पड़ेगा, इस चीज का वर्णन किया गया है आईपीसी के अध्याय 16 के अंतर्गत। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा हमारा अध्याय 17। अध्याय 17 के अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध अपराध का वर्णन किया गया है। अध्याय 17 के बाद आगे हमारा रहेगा अध्याय 20। क्या रहेगा साथियों? अध्याय 20। उसके बाद आगे बात करते हैं साथियों अध्याय 20 के बारे में, यानी कि आईपीसी का जो अध्याय 20 रहेगा, अध्याय 20 के बारे में हम आगे बात
अध्याय 20 के अंतर्गत आईपीसी के अध्याय 20 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? जो विवाह संबंधी जो अपराध कार्य होते हैं उनका उल्लेख किया गया है आईपीसी के अध्याय 20 में, यानी कि विवाह संबंधी अपराध, विवाह संबंधी अपराध का उल्लेख किया गया है साथियों आईपीसी के अध्याय 20 है। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा हमारा अध्याय 21 है। अध्याय 21 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? यानी कि मानहानि, यानी किसी को ठेस पहुंचाना, उसका उल्लेख किया गया है अध्याय 21 के तहत। यानी कि मानहानि, किसी के लिए किसी को गलत शब्द बोलना, यानी किसी की मान हानि करना, उसका किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाना, उसका उल्लेख किया गया है अध्याय 21 आईपीसी के तहत। हमने साथियों पढ़ा आईपीसी का गठन 1860 में किया गया था और 1 जनवरी 1862 को आईपीसी लागू की गई थी। इसके अंतर्गत कुल 23 अध्याय व 511 धाराएं रहेंगी और इसमें कुल अब तक 77 बार संशोधन किया जा चुका है। हमने पढ़ा था अध्याय 3 के अंतर्गत सबसे पहले सजा का उल्लेख किया गया है। अध्याय 3 के बाद आगे रहेगा अध्याय 5 के अंतर्गत दुष्प्रेरण का उल्लेख किया गया है। धारा 5 के तहत षड्यंत्र का उल्लेख किया गया है। उसके बाद धारा 8 अध्याय 8 के अंतर्गत साथियों लोक शांति के विरुद्ध अपराध करने का उल्लेख किया गया है। अध्याय 8 के बाद आगे रहेगा अध्याय 11। अध्याय 11 में मिथ्या साक्ष्यों का उल्लेख किया गया है। अध्याय 11 के बाद आगे हमने पढ़ा था अध्याय 16। अध्याय 16 के अंतर्गत मानव शरीर पर असर डालने वाले अपराध के बारे में जिक्र किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 17। अध्याय 17 के अंतर्गत संपत्ति के विरुद्ध अपराध का उल्लेख किया गया है। अध्याय 17 के बाद आगे रहेगा अध्याय 20। अध्याय 20 के अंतर्गत विवाह संबंधी अपराध का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 21। अध्याय 21 के अंतर्गत मानहानि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे जो इसकी मुख्य धाराएं रहेंगी, जो लगभग 20-30 धारा जो परीक्षा में पूछी जा सकती है और जो बार बार पूछी गई है, उनका हम जिक्र करेंगे। तो साथियों आईपीसी की मुख्य धाराएं वैसे तो आईपीसी के अंतर्गत 511 धाराएं रहेंगी, लेकिन जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट जो धाराएं रहेंगी हम उनका उल्लेख करेंगे। तो सबसे पहले आईपीसी की धारा रहेगी धारा 14। क्या रहेगी साथियों? धारा 14। सबसे पहले बात कर लेते हैं धारा 1। धारा 1 का सबको पता होता है। धारा 1 के अंतर्गत यानी कि जो नाम होता है अपराधी का नाम वगैरह उसका उल्लेख है धारा 1 के अंतर्गत, यानी कि अपराधी का नाम वगैरह का उल्लेख किया गया है धारा। उसके बाद आगे आती है धारा 10। धारा 10 के अंतर्गत ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति चाहे वो 1 दिन का हो या 10 दिन का हो, यानी वो पुरुष होगा तो पुरुष या स्त्री होगी तो स्त्री, यानी कि किसी भी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है धारा 10 के अंतर्गत है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का उल्लेख किया गया आईपीसी के धारा 10 के तहत पुरुष या। उसके बाद आगे बात रहेगी साथियों धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? धारा 14 के अंतर्गत सरकार का सेवक, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति होगा तो किसी भी राज्य से या किसी भी राज्य से वो संबंध रखता हो, वो राज्य का यानी कहने का मीन जो सरकार का सेवक होगा, यानी कि सरकार का सेवक। आईपीसी की धारा 14 के अंतर्गत सरकार का सेवक, कोई भी व्यक्ति हमेशा सरकार का सेवक रहेगा, यानी कि सरकार का सेवक होने का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया? धारा 14 के अंतर्गत सरकार का सेवक होने का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे रहेगी साथियों धारा 21। धारा 21 के अंतर्गत किस का उल्लेख किया गया है? लोक सेवक। लोक सेवक यानी कि कोई व्यक्ति जो कोई सरकारी जॉब वगैरह, जो कोई किसी भी सेवा सदन में, जो किसी भी सदन का सरकारी सदस्य या प्राइवेट सदस्य हो, वो भी क्या होगा? वो भी सरकार का सेवक होगा, यानी कि लोक सेवक भी सरकार के सेवक। इसका वर्णन किया गया धारा 21 के तहत। धारा 1 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किस नाम से संबंध रखता है, यानी व्यक्ति का नाम का उल्लेख किया गया आईपीसी की धारा 1 के तहत। उसके बाद आगे रहेगी धारा 10। धारा 10 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति चाहे वह 1 दिन का हो या 10 दिन का हो, वह पुरुष होगा तो पुरुष या स्त्री होगा तो स्त्री, यानी किसी भी व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने का उल्लेख धारा 10 के अंतर्गत किया गया है। धारा 14 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति होगा वह सरकार का सेवक होगा, और धारा 21 के अंतर्गत कोई भी अधिकारी हो वह सरकार का लोक सेवक होगा। उसके बाद आगे धारा आती है साथियों धारा 17। धारा 17 के अंतर्गत किस चीज का वर्णन किया गया है? धारा 17 के अंतर्गत सरकार का विवरण, जो सरकार के कार्य होते हैं, सरकार किसी भी कार्य पर अधिग्रहण कर सकती है, जो सरकार के जो कार्य का उल्लेख किया गया है सरकार का विवरण, उसका उल्लेख किया गया है आईपीसी की धारा 17 के तहत। उसके बाद आगे रहेगा धारा 18। धारा 18 के अंतर्गत इस चीज का उल्लेख किया गया है
कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा, यानी कि हमारे भारत देश का उल्लेख किया गया है धारा 18 के तहत, धारा 18 के तहत भारत देश का उल्लेख किया गया है, यानी कि भारत का उल्लेख किया गया है धारा 18 के तहत। और आईपीसी की धारा 2 इस चीज का उल्लेख करती है, कोई भी व्यक्ति ने जो भी अपराध किया है वह अगर भारत से बाहर रहता है, अगर उसने आईपीसी के तहत कोई भी अपराध किया है तो उसके ऊपर आईपीसी लागू रहेगी। यदि वह व्यक्ति आईपीसी के धारा 2 के तहत अपराध करके बाहर रहता भी है तो उसके ऊपर धारा 2 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं साथियों आईपीसी की धारा 97। धारा 97 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? धारा 97 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी के ऊपर कोई अत्याचार करता है तो उसे अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार प्राप्त है। तो यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार धारा 97 के आईपीसी की धारा 97 के तहत आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। यानी कि आईपीसी की धारा 96 से 106 के अंतर्गत आदमी अपनी कोई भी व्यक्ति अपनी किस प्रकार से आत्मरक्षा कर सकता है, आत्मरक्षा के बारे में धारा 96 से 106 के अंतर्गत आत्मरक्षा का विवरण किया गया है। धारा 96 से 106 के अंतर्गत आत्मरक्षा का उल्लेख किया गया है और धारा 100 के अंतर्गत भी आत्मरक्षा का उल्लेख किया गया है। यदि कोई व्यक्ति के ऊपर अगर कोई अन्य व्यक्ति अत्याचार का कार्य करता है तो उसके ऊपर जो आत्मरक्षा, उसके पास खुद की आत्मरक्षा करने का अधिकार होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी की मान हानि करता है तो वह अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकता है, इसका उल्लेख किया गया है। आईपीसी की धारा 96 से 110 के तहत आत्मरक्षा का उल्लेख किया गया है। धारा 100 के बाद अगली धारा रहेगी साथियों हमारी धारा 107। क्या रहेगी साथियों? धारा 107। धारा 107 के तहत किस चीज का उल्लेख किया गया है? धारा 107 के तहत दुष्प्रेरण यानी कि उकसाने का उल्लेख किया गया है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है तो उसका उल्लेख किया गया है धारा 107 के तहत। उसके बाद आगे आती है धारा 124। धारा 124 के तहत राजद्रोह का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख किया धारा 124 के तहत राजद्रोह का उल्लेख किया गया है। इससे पहले धारा रहेगी साथियों धारा 120। धारा 120 के तहत षड्यंत्र, यानी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो उसका विवरण किया गया है आईपीसी की धारा 120 और धारा 107 के अंतर्गत उकसाने का या दुष्प्रेरण का उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले धारा 101 के अंतर्गत कोई व्यक्ति कहां से बिलोंग करता है उसके नाम के बारे में उल्लेख था। और धारा 2 के अंतर्गत कोई व्यक्ति यदि वह भारत का नागरिक है और उसने कोई आईपीसी के तहत कोई अपराध किया है तो उसके ऊपर आईपीसी की धारा लागू रहेगी। धारा 2 के बाद आगे रहेगा साथियों धारा 10। धारा 10 के अंतर्गत कोई व्यक्ति चाहे वह एक दिन का पुरुष या स्त्री हो उसका विवरण किया गया है। धारा 10 के बाद आगे हमारी धारा थी साथियों, धारा 10 के बाद अगली धारा रहेगी हमारी धारा 14। धारा 14 के अंतर्गत सरकार का सेवक होने का उल्लेख किया गया है। धारा 14 के बाद धारा 21। धारा 21 में सरकार का लोक सेवक होने का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे धारा थी साथियों हमारी धारा 17। धारा 17 के अंतर्गत सरकार का विवरण व धारा 18 के अंतर्गत भारत के बारे में जिक्र किया गया है, यानी कि भारत देश के बारे में धारा 18 के अंतर्गत बताया गया है। धारा 18 के अंतर्गत उसके बाद आगे रहेगी साथियों 18 के बाद आगे हमारी धारा रहेगी साथियों धारा 97। धारा 97 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकता है, इसका उल्लेख धारा 96 से 106 के तहत किया गया है। और इसके बाद आगे रहेगी धारा 107। कोई व्यक्ति किसी को अपराध करने के लिए उकसाता है या दुष्प्रेरित करता है तो उसका विवरण रहेगा धारा 107। और 120 के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो उसका उल्लेख रहेगा धारा 120। और 124 के अंतर्गत उल्लेख रहेगा राजद्रोह का। उसके बाद अगली धारा रहेगी हमारी धारा 159। कौन सी रहेगी साथियों? धारा 159 मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी साथियों, कई बार परीक्षा में पूछ जा सकती है। जैसे दंगा या हमला के जो हालात हो जाते हैं, दंगे का विवरण किस धारा, दंगा या हमला भी बोल सकते हैं, तो दंगे का विवरण किस धारा के तहत किया गया? धारा 159 के तहत दंगे का विवरण किया गया है। उसके बाद अगली धारा रहेगी साथियों 166। क्या रहेगी साथियों? धारा 166। धारा 166 में क्या रहेगा? कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी को हानि पहुंचाता है तो उसका विवरण रहेगा सरकारी कर्मचारी के द्वारा हानि पहुंचाना। सरकारी कर्मचारी द्वारा हानि पहुंचाना, सरकारी कर्मचारी द्वारा हानि पहुंचाने का उल्लेख किया गया साथियों धारा 166। और इसके बाद आगे रहेगी धारा 166A। धारा 166A के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? लोक सेवक द्वारा हानि पहुंचाना। धारा 166A। धारा 166A के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी डॉक्टर के अलावा जो भी कोई सरकारी कर्मचारी यानी कि लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी के द्वारा हानि पहुंचाना, लोक सेवक के द्वारा
हानि पहुंचाना, हानि पहुंचाना। उसके बाद आगे रहेगी साथी धारा 166 बी। धारा 166 बी के अंदर क्या रहेगा, यानी कि डॉक्टर के द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाना। धारा 166 ए के लोग से यानी डॉक्टर के अलावा जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं यदि किसी को हानि पहुंचाते हैं तो धारा 166 ए का काम किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई डॉक्टर कर्मचारी अगर किसी के ऊपर कोई हानि पहुंचाता है तो धारा 166 बी डॉक्टर द्वारा हानि पहुंचाने का उल्लेख, डॉक्टर द्वारा हानि पहुंचाने का उल्लेख, डॉक्टर द्वारा हानि पहुंचाना, डॉक्टर द्वारा हानि पहुंचाने का उल्लेख किया गया है धारा 166 बी में। इसके बाद अगली धारा रहेगी साथियों हमारी धारा 268। धारा 268 में किस चीज का वर्णन किया गया है, यदि कोई व्यक्ति किसी को कोई कष्ट देगा तो उसका वर्णन किया गया है सार्वजनिक कष्ट, सार्वजनिक कष्ट। कोई व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचाता है तो इसका उल्लेख किया गया है आईपीसी की धारा 268 के तहत। 268 के बाद अगली धारा रहेगी धारा 299। क्या रहेगी साथियों, धारा 299, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी साथियों धारा 299। उसके बाद आगे बात करते हैं साथियों धारा 299। धारा 299 के तहत क्या किया गया है, आपराधिक मानव वध, यानी कि मानव हत्या के बारे में जिक्र किया गया है। आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध, यानी कि किसी व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रच के या दूसरे उसके किसी व्यक्ति को किसी के खिलाफ उकसा के जो मानव वध किया जाता है उसको कहते हैं आपराधिक मानव वध। धारा 299 के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ षड्यंत्र रच के उसकी धीरे धीरे मौत की जाती है, यानी धीरे धीरे आदमी की हत्या की जाती है, उसका उल्लेख है धारा 299। और आईपीसी की धारा 300 के तहत क्या रहेगा, हत्या, यानी कि किसी व्यक्ति की एकदम हत्या कर दी जाए उसका उल्लेख है धारा 300, और किसी व्यक्ति की धीरे धीरे हत्या कर दी जाए उसका उल्लेख रहेगा धारा 299। जैसे कि किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाए तो उसकी तुरंत हत्या कर दी जाए, वो केस रहेगा धारा 300 के तहत। किसी व्यक्ति की एकदम हत्या कर दी जाए, यानी कि एकदम हत्या कर दी जाए, इसका उल्लेख रहेगा साथियों धारा 300 के तहत। और किसी व्यक्ति के षड्यंत्र रचने के खिलाफ धीरे धीरे उसकी मगर मृत्यु की जाती है तो उसका उल्लेख रहेगा धारा 299 के तहत। उसके बाद अगली धारा रहेगी साथियों धारा 309। क्या रहेगी साथियों, धारा 309। धारा 309 के तहत क्या चीज किया गया है, धारा 309 के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास भी करता है तो उसके खिलाफ धारा 300 आईपीसी की धारा 309 का जिक्र किया गया है। धारा 360 में किसका वर्णन किया है, आत्महत्या का विवरण, यानी कि आत्महत्या का जो प्रयास रहेगा, आत्महत्या प्रयास काफी बार परीक्षा में पूछी गई साथी 309 रहेगी। धारा 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास और धारा 307 दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी साथियों, कई बार परीक्षा में पूछा कि धारा 307 के तहत रहेगा हत्या का प्रयास। यदि कोई व्यक्ति किसी की हत्या करने की कोशिश करता है तो उसका अपराध रहेगा धारा 307। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी को गोली मारने की कोशिश करता है, अगर वह व्यक्ति जीवित बच जाता है तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा धारा 307 के तहत। और यदि कोई व्यक्ति खुद मरने की कोशिश करता है, आत्महत्या करने की कोशिश करता है और वह जीवित बच जाता है तो इसका विवरण रहेगा धारा 309। धारा 309 के बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे आती है धारा 319। क्या आती है साथियों, धारा 319। धारा 319 के अंतर्गत किस चीज का विवरण किया गया है, धारा 319 के तहत साधारण चोट का विवरण किया गया है, यानी कि साधारण चोट, कोई व्यक्ति किसी को जो कोई चोट पहुंचाता है, जो साधारण चोट होती है, साधारण चोट लग जाए किसी व्यक्ति को, उसका विवरण किया है धारा 319। और धारा 320 के अंदर सख्त चोट का वर्णन किया गया है, यानी कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ जो कोई मुकदमे वगैरह दंगे वगैरह हालात हो जाते हैं उनके अंदर अगर साधारण चोट होती है तो उसका विवरण धारा 319 व सख्त चोट का वर्णन किया गया है धारा 320 के अंतर्गत है। धारा 320 के बाद आगे धारा आती है साथियों हमारी धारा 359। धारा 359 क्या रहेगी साथियों, धारा 359। धारा 359 होती है किडनैपिंग का केस, यानी अगर कोई व्यक्ति किसी को उठाकर ले जाता है तो किडनैप करके ले जाता है तो उसका विवरण रहेगा धारा 359, यानी कि हम बोल सकते हैं किडनैपिंग, यानी किडनैप, कोई व्यक्ति किसी को उठाकर ले जाता है, किडनैप का उल्लेख रहेगा धारा 359 के तहत। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 362। क्या रहेगी साथियों, धारा 362। धारा 300 देखो, धारा 359 में 362 क्या तक रहेगा, धारा 359 के तहत क्या रहेगा, कोई व्यक्ति किसी को उठाकर ले जाएगा, लेकिन ले भाग जाएगा, उसका विवरण रहेगा धारा 359। तो देखिए कोई व्यक्ति किसी को हाथ पकड़कर भगाकर लेके जाएगा, उसका विवरण रहेगा धारा 362, यानी कि भगाकर ले जाना, भगाकर ले जाना,
भगाकर ले जाने का उल्लेख रहेगा धारा 365 है। और धारा 359 के तहत रहेगा किडनैप, यानी कोई व्यक्ति किसी को उठाकर ले जाता है तो धारा 359 है। अगर कोई व्यक्ति किसी को भगाकर ले जाता है तो धारा 362 का प्रयोग किया जाएगा। धारा 362 के बाद अगली धारा रहेगी साथियों धारा 376। कौन सी रहेगी साथियों? धारा 376। कौन सी रहेगी? धारा 376 के अंतर्गत धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का विवरण किया गया है। कौन सी रहेगी साथियों? धारा 376, धारा 376 और धारा 378। धारा 376 के अंतर्गत बलात्कार का जिक्र किया गया है और धारा 378 के तहत चोरी का उल्लेख किया गया है, यानी कि चोरी का उल्लेख किया गया धारा 378 और बलात्कार का रहेगा 376। और एक धारा रहेगी साथियों धारा 312। धारा 312 के अंतर्गत गर्भपात का उल्लेख किया है, यानी कोई व्यक्ति को गर्भपात करवाता है, स्त्री के अगर स्त्री न चाहते हुए कोई व्यक्ति को गर्भपात करवाता है उसका उल्लेख किया गया है धारा 312। और धारा 376 बलात्कार से संबंधित रहेगी। धारा 378 रहेगी साथियों चोरी से संबंधित। धारा 378 के बाद आगे आता है 390। धारा 390, धारा 390 के तहत लूट का जिक्र किया गया है, यानी कि धारा 390 के अंतर्गत लूट, अगर कोई व्यक्ति किसी को लूट लेते हैं, दो व्यक्ति किसी इकट्ठे होकर किसी एक व्यक्ति के साथ छीना झपटी वगैरह का उल्लेख करते छीना झपटी करते हैं तो उसका 390 के अंदर कोई व्यक्ति किसी को लूट लेता है तो उसका उल्लेख किया गया है लूट। और उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 391 के तहत डकैती का जिक्र किया गया है। धारा 391, धारा 391 के तहत डकैती, यानी 5 से अधिक व्यक्ति किसी एक कोई 5 व्यक्ति अगर एक इकट्ठे होकर किसी व्यक्ति को लूटते हैं तो उसे कहा जाता है डकैती। डकैती के अंदर डकैती लूट में क्या फर्क रहेगा? डकैती में 5 से ज्यादा आदमी रहेंगे, यानी कि 5 से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे धारा डकैती के तहत। और लूटने के अंदर व्यक्ति हो सकते हैं 5 से कम, 2 व्यक्ति की एक व्यक्ति को लूट सकते हैं। और डकैती के अंतर्गत 5 आदमी से ज्यादा या 5 आदमी डकैती का काम करते हैं। उसके बाद अगली धारा रहेगी धारा 499। कौन सी रहेगी साथियों? धारा 499। उससे पहले एक धारा रहेगी साथियों धारा 365। धारा 365 के अंदर क्या किया गया है? धारा 365 के अंदर कोई व्यक्ति किसी को उठाकर ले जाता है, यानी कि अपहरण, अपहरण का जिक्र रहेगा धारा 365 है। और धारा 365 के बाद अगली आती है 415। धारा 415, धारा 415 के अंतर्गत छल का जिक्र किया गया है, यानी कोई व्यक्ति किसी के साथ छल करता है या किसी से झूठ बोलकर पैसे मांग लेता है उसके बाद पैसे देता नहीं है तो जैसे कि जो छल करता है, छल का उल्लेख 415। और छल के लिए दंड भी दिया जाएगा तो 417 के अंतर्गत छल के लिए दंड हो जाएगा। छल के लिए दंड का उल्लेख धारा 417। धारा 417 के बाद आगे आती है धारा 499। धारा 499 के तहत मानहानि का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है साथियों? मानहानि। धारा 354, धारा 354 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? धारा 354 के अंतर्गत स्त्री की लज्जा भंग करना। आईपीसी की धारा 354 के तहत स्त्री की लज्जा भंग करने का उल्लेख किया गया है, यानी कि स्त्री की लज्जा भंग करना, स्त्री की लज्जा भंग करने का उल्लेख किया गया है साथियों धारा 354। और इसके बाद आगे रहेगी साथियों धारा 354A। धारा 354A के तहत किस चीज का? धारा 354D। धारा 354D के तहत किस चीज का उल्लेख किया गया है? यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री का पीछा करता है तो उसके अंदर उसके ऊपर आईपीसी की धारा 354D के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। यानी स्त्री का पीछा करना, स्त्री का पीछा करना, स्त्री का पीछा करना ये रहेगा धारा 354D। उसके बाद आगे धारा रहेगी धारा 499। धारा 499 के तहत किसी की मानहानि का उल्लेख किया गया है। और आईपीसी की धारा 499 के तहत मानहानि और अध्याय 5 के तहत मानहानि, अध्याय 5 के तहत मानहानि का उल्लेख किया गया है। सॉरी दोस्तों, अध्याय 21 के तहत मानहानि का उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा साथियों धारा 503। कौन सी रहेगी? धारा 503। धारा 503, कोई व्यक्ति अगर किसी को किसी कार्य के लिए धमकी देता है तो धमकी का उल्लेख किया गया है। धारा 503 के तहत धमकी का उल्लेख किया गया है। उसके बाद साथियों ये भी आईपीसी की जो प्रमुख धाराएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जा सकती है और जो आगे पूछी जा सकने की संभावनाएं रहेगी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872।
उसके बाद साथियों हमने पढ़ा आईपीसी यानी हरियाणा पुलिस से जो संबंधित परीक्षा में सीआरपीसी और आईपीसी की प्रमुख धाराएं पूछी जाएंगी, आज हमने वे कवर की हैं। और एक टॉपिक जो हरियाणा एविडेंस एक्ट, हरियाणा एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इससे भी परीक्षा में जरूर पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ये भी हरियाणा पुलिस यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी से संबंधित टॉपिक रहेगा, जिससे परीक्षा में प्रश्न बढ़ने की बहुत संभावना रहेगी। यानी कि हरियाणा एविडेंस एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी व हरियाणा एक्ट के बारे में हमने कुछ बात की थी, तो हरियाणा एविडेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं। हरियाणा एविडेंस एक्ट 1872 के अंतर्गत लागू हुआ था और इसका जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका जन्मदाता कहा जाता है सर जेम्स फरिस्टस। सर जेम्स फरिस्टस जन्मदाता, जो इसके फादर हैं, यानी कि हरियाणा इंडियन एविडेंस एक्ट, इसकी खोज किसने की थी? जन्मदाता किसे? सर जेम्स फरिस्टस। सर जेम्स फरिस्टस, सर जेम्स फरिस्टस, सर जेम्स फरिस्टस ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जन्मदाता कहा जाता है। और यह कब तैयार हुआ था? 15 मार्च 1872 को यह पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हुआ था। यानी कि तैयार कब हुआ था साथियों? यह तैयार हुआ था साथियों 15 मार्च 1872। कब हुआ था? 15 मार्च 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम बनकर तैयार हो चुका था। और एक लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। 1 सितंबर 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू किया गया था। इसके अंतर्गत कुल 11 अध्याय व कुल 167 धाराओं का उल्लेख किया गया है। यानी कि कुल अध्याय कितने रहेंगे? कुल 11 अध्याय, कुल 11 अध्याय व कुल धाराएं पूछ जाए तो कुल 167 धाराओं का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद आगे बात करते हैं भाग 1 यानी कि अध्याय 1 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? तथ्यों की सुसंगति, यानी कि तथ्यों की सुसंगति, यानी कि अध्याय 1 के अंतर्गत जो भी वाक्य यानी कि जो भी कोर्ट के सामने जो भी जो तथ्य हम रखते हैं, तो तथ्यों की सुसंगति का उल्लेख, यानी कि वह अच्छे तरीके से जो उसके साथ जो बात की जाएगी उनका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, तथ्यों की जो सुसंगति रहेगी, इसका वर्णन किस धारा के तहत किया है? तथ्यों की सुसंगति का जो जिक्र किया गया है वह हरियाणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 1 के अध्याय में किया गया है। और धारा 5 से 55 के तहत, यानी धारा 5 से 55 के तहत जो ये तथ्यों की जो सुसंगति रहेगी, इनका विवरण, इनका जो वर्णन रहेगा धारा 5 से 55 वह अध्याय 1। उसके बाद आगे रहेगा अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत किस चीज का उल्लेख किया गया है? धारा अध्याय 2 के अंतर्गत सबूतों के विषय में, यानी कि कोई व्यक्ति क्या सबूत रखता है, सबूतों के विषय में उल्लेख किया गया है। यानी कि सबूतों के विषय में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2 के अध्याय में बताया गया है। और इसका विवरण रहेगा धारा 56 से 100 तक, यानी कि धारा 56 से 100 तक भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जिक्र किया गया है। और इसका अध्याय 3 के अंतर्गत साक्ष्यों को पेश किया जाना, जो भी साक्ष्य रखते हैं उनका कोर्ट के सामने पेश, यानी साक्ष्यों को पेश करना, साक्ष्य पेश करने का उल्लेख रहेगा धारा अध्याय भारतीय साक्ष्य अधिनियम अध्याय 3 में। और जो धारा रहेगी 100 से लेकर 167 धारा का उल्लेख किया गया है इसके अंतर्गत। उसके बाद आगे रहेगा साथियों अध्याय 4। क्या रहेगा साथियों? अध्याय 4 के अंतर्गत किस चीज का वर्णन किया गया है? अध्याय 4 के अंतर्गत मौखिक साक्ष्य। क्या रहेगा साथियों? मौखिक साक्ष्य, जो हम कोर्ट के अंदर जो मौखिक साक्ष्य हम देंगे उनका विवरण किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम अध्याय 4 के अंतर्गत। और मौखिक साक्ष्य और अध्याय 5 के अंतर्गत दस्तावेजीय साक्ष्य, यानी कि दस्तावेजीय साक्ष्य का उल्लेख भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 5 के तहत किया गया है। उसके बाद अगला अध्याय रहेगा अध्याय 7। अध्याय 7 में सबूतों का उल्लेख किया गया। सबूत के बारे में जो भी कोई बातचीत होगी, सबूतों के बारे में, यानी सबूत के बारे में जो भी उल्लेख किया गया है उसका विवरण सबूत के बारे में अध्याय 7 में उल्लेख किया गया है। उसके बाद आगे रहेगा साथियों जो सबसे बड़ा अध्याय रहेगा वह कौन सा रहेगा? और सबसे छोटा अध्याय
लेकिन जो सबसे बड़ा अध्याय पढ़ा हमने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय, परीक्षा में जरूर पता लगता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सबसे बड़ा अध्याय कौन सा रहेगा, तो अध्याय 2। अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 56 से 100, यानी कि जो अध्याय 2 रहेगा सबसे बड़ा रहेगा। सबसे छोटा अध्याय पता लगता है, सबसे छोटा अध्याय कौन सा रहेगा, सबसे छोटा अध्याय रहेगा साथियों अध्याय 11। तो साथियों ये थी हरियाणा एविडेंस एक्ट आईपीसी व सीआरपीसी, जहाँ से हरियाणा पुलिस के अंदर 15 से 20 नंबर का जो मटेरियल पूछ रहेगा वो लगभग हमने कवर किया है और इससे बाहर आने की कुछ संभावना नहीं रहेगी साथियों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।